हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें शो करना था कि हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने डेफिनेशन बोली थी बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि हमारे पास अलग-अलग प्रकार के एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं। उन एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस प्रोसेस को हमने किसका नाम दिया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेशन में लिखी बेटा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लेवल, के अलग-अलग प्रकार के एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल के अंदर या आप ऑर्बिटल बोल दो बेटा, उन अलग-अलग एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या कहलाता है बेटा? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। कल हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ रूल और रेगुलेशंस को क्या करना होता है बेटा? फॉलो करना होता है। उसके अंदर हमने पहला रूल पढ़ा था बेटा, जिसका नाम था N+L रूल, या फिर हम इसको क्या बोलते थे बेटा? बोहर-बर्नौली रूल भी बोलते थे, या फिर हमने इसको किसका नाम दिया था? अफबाउ प्रिंसिपल का नाम दिया था। कल की वीडियो के अंदर हमने इनके ऊपर डिस्कस किया था कि व्हाट इज अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या बोला बेटा? अफबाउ प्रिंसिपल ने बोला कि द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वो कैसे भरे जाते हैं? उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं बेटा? फिल अप करते हैं। कल हमने एक बात भी बोली थी बेटा कि जो आपका s ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम होती है पी की बजाय, पी की कम होती है डी की बजाय, और डी की कम होती है किसकी बजाय बेटा? f ऑर्बिटल की बजाय। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद p में भरा जाएगा, उसके बाद d में, और फिर किसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा बेटा? आपके f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाएगा? फिल अप किया जाएगा। तो उसके बाद हमने बेटा एक सीक्वेंस बताई थी कि आप इस सीक्वेंस को याद रखो। अब वो सीक्वेंस आई कैसे है, किस प्रकार से सीक्वेंस को ड्रा किया गया है, अगर हम उसके ऊपर डिस्कस करें तो देखिएगा बेटा वो कि आपकी जो सीक्वेंस है वो कैसे बनी थी। अगर आपने नोट करके तो सीक्वेंस को निकालेगा, हम ड्रा करना बता बेटा कैसे हम सीक्वेंस को क्या करते थे बेटा? ड्रा करते थे। तो देखिएगा कैसे बेटा। इसके अंदर क्या होता था कि हमारे पास ये s ऑर्बिटल होता था, इसको हमने 1s बोल दिया, ये 2s हो गया, 3s हो गया, ये 4s हो गया, ये 5s हो गया, ये 6s हो गया, और यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा 7s। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे बेटा? तो यहाँ तक हमने क्या किया बेटा? 1s से लेकर 7s तक हमने क्या किया बेटा? इन एटम्स को, इन ऑर्बिटल को हमने ड्रा किया, यानी कि हमने s ऑर्बिटल के कितने 11 तक लिया है बेटा, n = 7 तक लिया है। 1 से लेकर 7 तक हमने किसको ड्रा किया बेटा? s ऑर्बिटल को हमने ड्रा किया। अब बात करते हैं बेटा p ऑर्बिटल। तो बेटा ये हो गया आपका 2p ऑर्बिटल, ये हो गया बेटा आपका 3p ऑर्बिटल, ये हो गया 4p ऑर्बिटल, ये हो गया बेटा 5p ऑर्बिटल, ये हो गया 6p ऑर्बिटल, और यहाँ पर कौन सा आ गया बेटा आपका 7p ऑर्बिटल। अब बात आती है, काफी बच्चे पूछेंगे सर हमने 1p क्यों नहीं लिखा? तो अरे नालायक, एक बात सोचो बेटा, 1p तो पॉसिबल ही नहीं है, 1p ऑर्बिटल तो कभी बनता ही नहीं है, 1p ऑर्बिटल कभी भी नहीं बनता बेटा। इसका कारण क्या है? कारण सुनिएगा बेटा। बेटा 1p के अंदर 1 कौन हो गया? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, n = 1 हो गया। अब l की वैल्यू निकालो, l की वैल्यू निकालते हो तो 0 to n-1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 0 to n-1 1 - 1 दैट इक्वल टू 0, और l बराबर 0 होता है तो कौन सा ऑर्बिटल बनता है बेटा? आपका s ऑर्बिटल बनता है। इसलिए हम बेटा 1p कभी नहीं बना सकते, ठीक है? कोई भी आपसे पूछे कि क्या 1p ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सर 1p ऑर्बिटल कभी भी नहीं बन सकता। कारण ये बेटा कि 1p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, और जब l की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल बनता है बेटा? आपका s बनता है। आपने ये पढ़ा था बेटा, इसी के आधार पर ये सब कुछ। यहाँ पर l की वैल्यू होती थी, यहाँ पर आप ऑर्बिटल ऐसे सबसे लिखते थे, यहाँ पर l की वैल्यू 0 होती थी, 1 होती थी, 2 होती थी, 3, तो आप क्या बोलते थे? s ऑर्बिटल बनेगा, p ऑर्बिटल बनेगा, d ऑर्बिटल बनेगा, और कौन सा बनेगा बेटा? आपका f ऑर्बिटल बनेगा। जब यहाँ पर l की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल कौन सा बनेगा बेटा? आपका s बनेगा, तो इसलिए 1p ऑर्बिटल बनने की संभावना नहीं है। इसी प्रकार से मान लो बेटा हम बात करें क्या सर 2d बनेगा?
क्या 2d ऑर्बिटल बन सकता है? तो 2d ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी चेक करो बेटा। तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? आपके पास 2 हुई, n की वैल्यू यहां पर 2 रखो, यहां पर 2 रखो, 2 1 यानी कि 0 और 1। अब 0 और 1 का मतलब या तो s ऑर्बिटल बनेगा या फिर p ऑर्बिटल बनेगा बेटा। तो इसका मतलब 2d ऑर्बिटल नहीं बन सकता। तो d ऑर्बिटल कहां से बनेगा? तो बेटा d ऑर्बिटल के लिए मुझे d के लिए कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए? 2 वैल्यू चाहिए ना। l की कितनी वैल्यू चाहिए? 2। तो 2 चाहिए, तो यहां पर क्या होना चाहिए? आपका 3 बनना चाहिए बेटा। तो आपका जो d ऑर्बिटल वो कहां से बनेगा बेटा? 3d से। कहां से बनेगा बेटा? वो आपका 3d से। तो ये होगा बेटा आपका 3d। तो जो आपका d ऑर्बिटल वो कहां से बनना स्टार्ट होगा बेटा? 3 से बनना स्टार्ट होगा। 3d होगा बेटा 4d, 5d और ये होगा बेटा आपका 6d। और इसी प्रकार से अगर हम f ऑर्बिटल की बात करें तो f ऑर्बिटल 4 से बनेगा बेटा। तो ये होगा बेटा आपका 4f और फिर कौन सा हो जाएगा बेटा? ये आपका 5f। अब इनको क्रॉस करना स्टार्ट करो बेटा इस प्रकार से। तो सबसे पहले कौन का था बेटा? 1s। तो इसका मतलब सबसे कम एनर्जी पहले किसकी होगी? 1s की। यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरा जाएगा? 1s में भरा जाएगा बेटा। फिर कौन सा कटा बेटा? 2s। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा बेटा? 2s ऑर्बिटल में भरा जाएगा। फिर से काटने स्टार्ट करो बेटा। फिर कौन कटा बेटा? आपका 2p और 2p के बाद कौन कटा बेटा? आपका 3s। उसके बाद क्या बेटा? यहां से काटो, कौन कटा बेटा? 3p। 3p के बाद कौन कटा बेटा? आपका 4s। फिर यहां से काटो बेटा इस प्रकार से 3d। 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। आगे चलो इसी प्रकार से आगे काटते हुए चलो बेटा। ये कट गया यहां से। तो कौन होगा बेटा? आपका 4d। 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s। फिर ये कटा बेटा आपका 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p और 6p के बाद कौन आ गया बेटा? आपका 7s। फिर ये कैंसिल हुआ बेटा आपका। फिर कौन आया बेटा? आपका 5f। फिर आया बेटा 6d और d के बाद कौन आया बेटा? आपका 7p। इस प्रकार से आपके पास क्या बन गया बेटा? अलग-अलग ऑर्बिटल की एक सीरीज बननी स्टार्ट हो गई। अब बेटा हमने एक बात पढ़ी थी वहां पे कि कई बार क्या होता है कि इन सीरीज के अंदर जैसे हमने सीरीज कैंसिल किया तो इनके अंदर भी काफी ऐसे पॉइंट आ गए जिन पॉइंटों के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन पहले नहीं, इनमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। जैसे हम बात करें कि अब मान लो 5d, 6p और 7s की बात करो। किस की बात करो बेटा? आप एक तो बात करो 5d, एक बात करो बेटा 6p और एक बात करो बेटा आप 7s की। तो अगर इनके अंदर बात करें तो भाई पहले इलेक्ट्रॉन किसने कटा है बेटा? देखो 5d, ये रहता है आपका 5d। उसके बाद 6p में और उसके बाद 7s, ये 7s में। तो इस प्रकार से हमने इसको कैंसिल आउट किया है। तो इस प्रकार से हम ये कंफर्म हो गया बेटा कि सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s की होगी, फिर 2s की होगी, उससे ज्यादा किसकी होगी? 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की, 4p की, 5s की। इस प्रकार से लगातार हमारे पास की क्या बेटा? एनर्जी के सॉरी ऑर्बिटल की क्या आगे बेटा? एनर्जी आगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में आगे बेटा? ये आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आई बेटा। अब मान लो आगे बढ़ते हैं n+l रूल के अंदर। अब n+l रूल क्या बोलता है? n+l रूल बोलता है बेटा कि सपोज करो कि अगर हम इन दो केस को उठाएं कि 4s और 3d में से 4s और 3d में से किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला कि 4s और 3d में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? या आप एक काम करो, इन तीनों को उठा लो, 3p, 4s और 3d को उठा लो बेटा। अब इनमें हम बात करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं 3p की तो 3p के अंदर n+l रूल लगाओ। n कितना है बेटा? आपका 3। l कितना है बेटा? यहाँ पे 1, तो 3 और 1 4। n+l के अकॉर्डिंग टोटल सम कितना आ गया बेटा? 4। अगर मैं बात करूं 4s की तो n कितना होगा बेटा? 4, s कितना हो गया? 0, तो यहाँ पर भी सम कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। अगर मैं बात करूं 3d की तो 3 + 2 कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू तो 4 और ये वैल्यू 5 है, तो हमने क्या बोला था बेटा कि n+l में जो वैल्यू कम होगी
जिस ऑर्बिटल की n प्लस l वैल्यू कम होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा बेटा? इन दोनों में से एक में भरा जाएगा, बाद में किस में भरा जाएगा? 3d में। तो देखो बेटा, जो आपका 3d है वो 3p और 4s के बाद में आ रहा है, 3p और 4s के बाद में आपका कौन आ रहा है? 3d आ रहा है। अब बात करते हैं सर इन दोनों में से पहले किसकी भरेंगे? तो अपना सेकंड रूल याद करो, n प्लस l का सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर आपके n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए, यानी दो ऑर्बिटल की n प्लस l वैल्यू क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो किस में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो हम उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम होगी, जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये तो आपका 3p, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये 4s, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो कम किसके बेटा? 3p की, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा बेटा? 3p में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? 4s के अंदर भरा जाएगा बेटा। तो ये डिस्कस हमने किया था बेटा कल अपने लास्ट जो वीडियो उसके अंदर हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था n प्लस l रूल क्या होता है। उसके साथ साथ हमने डिस्कस और भी किया था कि हमने ऑर्बिटल को एक स्क्वायर बॉक्स के द्वारा दिखाया था। ये आपका s का ऑर्बिटल हो गया, p के अंदर कितने ऑर्बिटल बने थे बेटा? अपने 3 बने थे। d के अंदर कितने बनते हैं बेटा? 5 बनते हैं। f के अंदर कितने बनते हैं बेटा? अपने 7 बनते हैं f के अंदर। तो ये आपके क्या थे बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल थे। आज हम बात करते हैं कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिलअप किया जाए, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने का रूल आ रहा है बेटा। ये पहला रूल था कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किए जाएंगे? इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग। अब इंक्रीजिंग एनर्जी में हमें ऑर्बिटल तो मिल गए, अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? अब डिस्कस करते हैं बेटा अपना सेकंड रूल, जिसका नाम है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। क्या किसके नाम से बेटा? पाउली। सेकंड पर बात करते हैं बेटा, अपने सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। बात करते हैं बेटा पाउली के एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की। देखिएगा क्या कुछ बोला गया इसके अंदर। जस्ट अ मिनट, रिफिल्स कर लेता हूं बेटा बात को। देखिएगा बेटा, पाउली के एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की तरफ अगर हम चले तो पाउली ने क्या कुछ बोला गया है अपने प्रिंसिपल में, लेकिन पाउली ने किसकी ओर इंडिकेट किया है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पाउली ने क्या बोला बेटा? देखिएगा, देखिए बेटा पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बोलता है कि आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब हमें क्या करना है बेटा? उन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करना है। उन एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है? फिलअप करना है। ये मान लो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, मान लो डी का ऑर्बिटल आ गया था और इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करना है। मान लो डी के अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? अपने 4 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे फिलअप कर सकते हैं बेटा? तो उसने बोला बेटा कि इनके अंदर हम क्या करेंगे बेटा? जो भी आपका एक ऑर्बिटल है, ये आपका एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, इस प्रकार से आपके क्या बने बेटा? ऑर्बिटल बने। तो पाउली ने बोला बेटा कि आपके एक ऑर्बिटल में, वन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बात दिमाग में डालो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा इधर। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बोलता है बेटा कि एन ऑर्बिटल अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बट दे हैव अपोजिट इन स्पिन। कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है ना, वो कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। यानी कि पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बोलता है बेटा एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 electrons but they have opposite in spin।
An orbital can have maximum 2 electron but they have opposite in spin कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दिमाग में डाले ना बेटा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए बेटा? अपोजिट। जैसे ये आपके पास कोई एक ऑर्बिटल होगा बेटा, इस एक ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। तो हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, लेकिन उसने बोला कि इन दोनों की जो स्पिन है वो कैसे आ गई? एक डायरेक्शन में आ गई, अपवर्ड आ गई। भाई आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो जब वो अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व करता है ना, तो या तो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा या फिर कैसा करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। तो उसने बोला है कि अगर एक ही एक्सिस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे ना, तो एक डायरेक्शन में रिवॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा कैसे रिवॉल्व करेगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है। तो आपका एक ऑर्बिटल तो हो गया, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, लेकिन उसने क्या बोला बेटा कि उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन होगी ना वो कैसे होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि एक अगर ऊपर की साइड में जा रहा है तो दूसरा कहां आएगा बेटा? नीचे की साइड में आएगा। इसी प्रकार से अगले ऑर्बिटल की बात करते हैं। अगर एक का अपवर्ड है तो दूसरे का डाउनवर्ड होगा, अगर एक का डाउनवर्ड है तो दूसरे का अपवर्ड होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं बेटा? फिलअप करते हैं। और ये रूल किसके नाम से जाना जाता है बेटा? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से इस रूल को हम जानते हैं। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा कि पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा? पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बोलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उन दोनों ऑर्बिटल की जो स्पिन होगी वो कैसी होगी बेटा? अपोजिट होगी। और इस प्रिंसिपल को किसका नाम दिया गया है? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल की, जिसका नाम है बेटा हॉर्न्स रूल। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूल आता है बेटा जिसका नाम है हॉर्न्स रूल। देखिएगा बेटा, हॉर्न्स रूल क्या कुछ बोलता है, ये आपका लास्ट रूल रहेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे बेटा। हॉर्न्स रूल देखिएगा बेटा, देखिएगा क्या कुछ बोला गया बेटा इस रूल के अंदर। बेटा ये बोलता है कि आपका एक ऑर्बिटल है, मान लीजिए आपका ऑर्बिटल, मान लो डी का ले लो, पी का ले लो, किसी का भी ले लो। डी के अंदर मान लो आपके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डी में टोटल ऑर्बिटल 5 हो गए, चेक कर लो 1 2 3 4 5। डी में कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा? आपके 5 ऑर्बिटल हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 4 है। तो हम क्या करते हैं? डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा? डायरेक्ट ऐसे इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसने बताया? पाली ने बताया। दोनों के रिजल्ट अपोजिट होगा। तो हमने पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया? डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को फिलअप कर दिया। लेकिन जब हॉर्न्स का रूल आता है बेटा, तो हॉर्न्स रूल ने क्या बोला कि आपने क्या किया है? इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर दी। उसने बोला कि पेयरिंग तो हो ही नहीं सकती। पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो यही रूल किसके नाम से जाना गया बेटा? हॉर्न्स रूल। तो हॉर्न्स रूल ने बोला द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन orbitals does not take place until each orbital have one electron। हॉर्न्स रूल बोलते हैं कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, हॉर्न्स रूल बोलता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती
जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। और हमने क्या किया बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने पेयरिंग बना के डाल दी, जिसके कारण अपना जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम किसकी बात माने, होन्स की बात माने, तो होन्स ने बोला कि आपके पास मान लो डी के 4-5 ऑर्बिटल हैं और डी में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4। तो पहले आप हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, 1 2 3 4, 4 थे, हमने हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब पेयरिंग तो हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये खाली है रहेंगे अभी। तो उसने बोला कि जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए ना, तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। मान लो सपोज करो कि डी के अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो हमने 4 भर दिए, ये कौन सा हो गया, 5वां इलेक्ट्रॉन। अब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका, अब हम क्या कर सकते हैं, पेयरिंग, क्योंकि ये किसका रूल है बेटा, होल्स का। होल्स ने बोला कि पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। अब हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, भाई हमने डी ऑर्बिटल में पेयरिंग करनी है, डी ऑर्बिटल में क्या करनी है बेटा, पेयरिंग करनी है। और डी ऑर्बिटल में पेयरिंग कब तक नहीं होगी, जब तक कि डी के हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। अब डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, तो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कितने बच गए, 8 में से 5 भर दिए, तो कितने बच गए अपने, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, पेयरिंग में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। अब चेक करो डी में 8 इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं हुए, 2 2 4 2 6 7 और 8। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 यहां भर दिए, 2 यहां भर दिए, 2 यहां भर दिए और 2 यहां भर दिए। ऐसा करते ही अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने किसको फॉलो नहीं किया, होन्स रूल को फॉलो नहीं किया। तो होन्स रूल ने क्या बोला बेटा, होन्स रूल ने यही बात बोली है कि तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो इस रूल को हम किसका नाम देते हैं बेटा, होन्स रूल का नाम देते हैं। अब चलो कुछ एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करते हैं। बेटा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना फायदा रहेगा। देखिएगा हमने एक सीरीज याद करवाई थी बेटा, चलो आज फर्स्ट 30 एलिमेंट की बात करते हैं। आगे आप खुद याद करोगे, मैं हिंट दे रहा हूं। आज फर्स्ट 30 एलिमेंट की बात करते हैं बेटा। तो फर्स्ट 30 के अंदर हमारे पास जो सीरीज चलती है वो चलती है बेटा 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। ये आपकी 30 एलिमेंट की सीरीज रहेगी। भाई s में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, ध्यान दो, s में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, एक, s में एक ही तो बनता है। p में कितने बनते हैं, 3। d में कितने बनते हैं बेटा, 5। और f में कितने बनते हैं बेटा, 7 7। क्या होगा ये, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये किसमें हो गया, आपके f में हो गए। अब देखिएगा एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो इसका मतलब साफ है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। p में कितने ऑर्बिटल है, 3। एक ऑर्बिटल में 2, तो 3 में कितने रह सकते हैं, 6। तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। d में ऑर्बिटल है 5, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। f के अंदर 7 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 14। क्लियर है ये बात। अब मान लो कोई आपसे बोलता है कि भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। अब ये पता होना जरूरी है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका कंफर्म होना जरूरी है। अब ये देखो कार्बन कितने नंबर पर आता है बेटा, ये तो आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, हर एलिमेंट के कितने हैं कितने नहीं है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 6 है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज है नहीं। अगर चार्ज होता तो हम इलेक्ट्रॉनों को कैलकुलेट अलग तरीके से करते हैं। अगर प्लस का चार्ज है तो जितना प्लस का चार्ज है उतना एटॉमिक नंबर में से घटा दो, माइनस का चार्ज है तो जितना माइनस का चार्ज है उतना एटॉमिक नंबर में बढ़ा दो। अब कार्बन के ऊपर कोई चार्ज जीवन नहीं है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6।
अब पहला ऑर्बिटल कौन सा आता है, 1s आता है, तो 1s को उठाओ और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दो बेटा 1s2। 6 भरने थे, 2 भर दिए, कितने बच गए 4। आगे बढ़ो, दूसरा कौन आता है 2s, 2s में कितने भर दिए 2, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बेटा। कितने भर दिए 2 और 2 4, भरने कितने 6, कितने बच गए 2। अगला कौन सा आ रहा है बेटा आपका 2p, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, तो जितने बच गए उतने p में भर दो बेटा। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, कार्बन का। कोई कहता है सर अगर हमें लिखना हो एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम कितने नंबर पर आता है बेटा आपका, 13 नंबर पे आता है एल्युमिनियम। तो पहली सेल कौन सी बनेगी 1s, तो 1s में 2 भर दिए। 1s के बाद कौन आ रही है 2s, 2s में 2 भर दिए। फिर कौन आ रही है 2p, 2p में कितने भर सकते हैं 6, 6 भर दिए। चेक करो कितने भर दिए बेटा, 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, भरने कितने 13, तो p 3 बच गए ना। तो अगला कौन सा है 3s, कितने आ सकते हैं 2, कितना बच गया 1, तो अगला कौन सा है 3p, कितना आ जाएगा 1। ठीक, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे बेटा आपके एल्युमिनियम का। तो बेटा सबसे पहले आपको आज काम क्या करना है, सबसे पहले आपको 30 एलिमेंट लर्न करने हैं। पहले 30 एलिमेंट, कहां से, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के 30 एलिमेंट तुम्हें याद करने। उसके बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक सीरीज मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा, उसको लर्न कर लेना। शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बता दूंगा, पहले अच्छे से पढ़ना सीखो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पर काम करेंगे बेटा। तो ये क्या होगा बेटा आपकी ऑर्बिटल की इंक्रीज ऑर्डर की सीरीज होगी बेटा कि सबसे कम एनर्जी 1s की, उसके ज्यादा 2s फिर 2p, इस प्रकार से लगातार। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल होता है। p में कितने आ सकते हैं 6, क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं। d में 5 ऑर्बिटल है तो 10, और f में कितने आ सकते हैं बेटा 14। तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको एलिमेंट याद करने हैं कि किस एटॉमिक नंबर पर कौन सा एलिमेंट आपका लाई करता है, कितने इलेक्ट्रॉन है, और उन इलेक्ट्रॉनों पे इन ऑर्बिटल के अंदर फिलअप करना स्टार्ट करो बेटा, और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्बिटल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम, अगर आपको ये तैयार हो जाता है बेटा, तो इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत और भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ गया तो आगे चलकर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी कैलकुलेट करते हैं बेटा, फॉर्मल चार्ज वगैरह में हम कैलकुलेट करें, इनकी काफी जगह पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या करेगा बेटा, हेल्प करेगा। तो केमिस्ट्री का मेन पार्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी आगे हम पढ़ते हैं बेटा, वो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही बेस रहेगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही बेटा, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मेरी बताई बातों का आप क्या करोगे, फॉलो करते हुए इन 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करोगे। थैंक यू बेटा।